हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 तक करा था हमने। अब क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन है द फॉलोइंग टू रिएक्शंस आर नोन। द फॉलोइंग टू रिएक्शंस आर नोन। दो रिएक्शन दिए हुए हैं। रिएक्शन है Fe2O3 प्लस 3CO से 2Fe प्लस 3CO2। एंथैल्पी चेंज इसके लिए दिया हुआ है -26.8 किलो जूल। उसी प्रकार से है FeO प्लस CO से Fe प्लस CO2। इसके लिए एंथैल्पी चेंज दे करके रखा है -16.5 किलो जूल। तो पूछ रहा है कि यह जो रिएक्शन होगा Fe2O3 सॉलिड से CO गैस से 2FeO सॉलिड प्लस CO2 गैस, इसके लिए एंथैल्पी चेंज क्या होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए नंबर में +10.3 किलो जूल, बी में -43.3 किलो जूल, सी में -10.3 किलो जूल, डी में +6.2 किलो जूल। ऐसा ध्यान से देखोगे, सिमिलर क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन हम करते आए हैं अभी तक। क्वेश्चन कह रहा है ये जो दो रिएक्शंस दिए हुए हैं, फेरिक ऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिडक्शन होकर के पहले तो बन रहा है या आयरन और CO2, अगेन फिर फेरस ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो आयरन प्लस CO2। तीसरी बार कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए कि जब फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो आयरन ना बना करके फेरस ऑक्साइड बनाए, तब इसके लिए एंथैल्पी चेंज क्या होगा। तो इक्वेशन लेट कर लेते हैं। मान लें इसे हम लोग नंबर 1, इसे कर देते हैं नंबर 2। इसे लाना है, इक्वेशन 3 को लाना है। ज़रा ध्यान से देखोगे तो बातें समझ में आ जाएंगी कि Fe2O3 और CO रिएक्टेंट साइड है, FeO और CO2 प्रोडक्ट साइड है। तो यदि हम लोग कुछ ऐसा करें कि FeO को प्रोडक्ट साइड लेकर के जाना है और अभी यहाँ LHS में है तो इधर माइनस में रहेगा, तब तो उधर जा कर के प्लस में होगा। तो इसका मतलब यदि हम डायरेक्टली 1 में 2 को माइनस कर दें तो बात बन सकता है। देखते हैं। तो ये हो गया Fe2O3 प्लस 3CO, फिर इसे माइनस करते हैं। इसे माइनस करोगे तो FeO माइनस CO। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में हो गया 2Fe प्लस 3CO2 माइनस Fe माइनस CO2। देखो कटने के लिए हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी आयरन आ रहा है, जबकि इस इक्वेशन में जो इक्वेशन हमें लाना है दिस वन, इसमें कहीं है नहीं, मतलब इस आयरन को कटना होगा। और कटने के लिए यदि यहाँ 2 मोल है तो यहाँ भी 2 मोल होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब कि हम लोग इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब यहाँ हो जाएगा 2FeO, अब यहाँ हो जाएगा 2FeO और ये हो जाएगा 2CO। वैसे इधर हो जाएगा 2Fe प्लस 3O2, यहाँ हो जाएगा 2Fe माइनस 2CO2। अब निकाल दो तो बात बन जाएगा। तो इधर हो गया Fe2O3, 3CO में से 2CO गया, 1 CO बचा। ठीक है, इधर माइनस 2FeO रहने दो। इधर का हाल देखो, Fe कट जाएगा, 3 CO2 में 1 जाएगा CO2, ये माइनस वाले को इधर लेके जाओ। तो Fe2O3 प्लस CO से हो जाएगा 2FeO प्लस CO2। देखो आ गया ना यही वाला इक्वेशन। तो ये कैसे आया, जब 1 में माइनस करा हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 1 का डाटा दिया हुआ है -26.8, इसमें माइनस करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू -16.5, तो -26.8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 31 आ जाए 33 आ जाएगा।
ऐसे। अब इसको माइनस कर दो, 33.0 26.8, तो ये 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 2, तो 2 12 में 6 गया 6, और यहाँ कुछ नहीं बचा, +6.2 है कहीं क्या ऑप्शन में, +6.2 इज द करेक्ट आंसर। सो डी नंबर इज द आंसर। किए हुए थे हम लोग ऐसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चंस किए हुए थे। सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं अलग अलग पैटर्न पे, तो बनाने के बाद और भी जो है कंसेप्ट आते जाएगा दिमाग में। चलो तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन है द चेंज ऑफ एनर्जी ऑन फ्रीजिंग 1 kg of liquid water at 0 degrees Celsius and 1 atmospheric is, ऑप्शंस हैं 236.7 किलो जूल पर केजी में डाटा दिए हुए हैं सब। बी में है 333.4, यूनिट सबका सेम रहेगा। सी -333.4, डी -236.7। लगे हाथ एक क्वेश्चन और भी लिख लें हम लोग। 79 नंबर दिया हुआ है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ एलिमेंट का, H2Cl2 एंड HCl। H2 का दिया हुआ है 218 किलो जूल पर मोल। उसी प्रकार से Cl2 का दिया हुआ है 121.68 किलो जूल पर मोल, और HCl का दिया हुआ है -92.31। तो निकालना है इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 उससे HCl। इसके लिए डेल्टा H क्या होगा? ऑप्शंस हैं +431.99, -262.14, -431.99, और डी में है +247.37। ऐसा करते हैं दोनों क्वेश्चन को। देखो जो क्वेश्चन नंबर 78 है, डाटा इसमें हम लोग को बहुत कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है, लेकिन इसके लिए जो कंसेप्ट हम पढ़े हुए पीछे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, समझ रहे हो ना, तो वहाँ से जो है हमें कंसेप्ट लगाना होगा और तब जा कर के बात समझ में आएगी कि क्या है। सो देखो है तो बड़ा सिंपल सा बात, कह रहा है कि द चेंज ऑफ एनर्जी ऑन फ्रीजिंग 1 kg ऑफ लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एट इतना। तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हम पढ़े हुए हैं, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पढ़े हैं, इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग शायद नहीं पढ़े, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हम पढ़े हुए हैं। और उसमें क्या पढ़े थे कि जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है आइस का, सॉलिड H2O का, आइस मतलब सॉलिड H2O का, वो कितना पढ़े थे हम? 6.03 था ना, 6.03 किलो जूल पर मोल, 6.03 किलो जूल पर मोल। स्टैंडर्ड कंडीशन पे था 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने 273 केल्विन पे डाटा था, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, ठीक है। मतलब कि यदि हम आइस को पिघला करके वाटर में बदल रहे हैं, 1 मोल आइस को पिघला करके वाटर में बदल रहे हैं, तो इतना किलो जूल एनर्जी लगेगा। इसी को हम उल्टा करें, देखो H2O सॉलिड है ना, इसे हम बदल दिए H2O लिक्विड में, तो ये प्रोसेस फ्यूजन कहलाया। इसी को हम उलट देते हैं, H2O लिक्विड को बदल देते हैं H2O सॉलिड में, तो यही प्रोसेस तो फ्रीजिंग कहलाता है।
तो अपोजिट है। इस प्रोसेस में तुम्हें हीट देना होगा, सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे हो तो, और यहाँ लिक्विड सॉलिड में बदलेगा तो हीट रिलीज होगा। तो यदि इसके लिए हम लिखें इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर H2O लिक्विड है, तो यही वाला चीज़ -6.03 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। अब इस डाटा से देखो, यह डाटा कह रहा है कि इतना अमाउंट हीट रिलीज होगा, माइनस में है ना, कब? जब 1 मोल वाटर कन्वर्ट होएगा किसमें? आइस में, तब पर मोल में डाटा दिया हुआ है। यहाँ से देखो, यहाँ से, तो यहाँ से हम ऐसे समझ सकते हैं 1 मोल H2O मतलब 18 ग्राम, 1 मोल H2O मतलब 18 ग्राम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि when 18 ग्राम H2O लिक्विड इज कन्वर्टेड टू H2O सॉलिड, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा? 603, एक जीरो और आ जाएगा, इतना जूल हीट इज रिलीज्ड। क्या यहाँ से तुम यही कंसेप्ट ला सकते हैं कि जब 18 ग्राम लिक्विड H2O कन्वर्ट होता है सॉलिड H2O में, तो इतना जूल हीट वहाँ से रिलीज होता है। तो जब 1 ग्राम कन्वर्ट होएगा तो 6030/18 जूल। यहाँ दिया हुआ है 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम होगा तो 6030/18 इंटू 1000। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो है ये आता है तकरीबन 335, कितना आ जाएगा? 335 किलो जूल में आ जाएगा, किलो जूल में। अब चूँकि एनर्जी रिलीज वाला बात है तो माइनस में होगा, 335 सी माइनस में, हाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, माइनस में रहेगा। आप बोलोगे ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो इसके सबसे क्लोज जो है वही करो। ये दोनों इसके क्लोज है, लेकिन ये प्लस में है, माइनस में है, माइनस वाले को करेंगे, हीट रिलीज होएगा यहाँ से। समझ रहे हो? इसमें ये चीज़ तुम्हें याद रखना होगा, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इन चीज़ों को आप याद रखो, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे तो फिर ऐसा ही कंसेप्ट लगाना होगा। यहाँ से हम जान रहे थे कि आइस का इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है 6.03 किलो जूल पर मोल, तो इसका उल्टा कर देंगे, फ्रीजिंग निकाल लेंगे तो वही हीट रहेगा, बस साइन उलट जाएगा केवल। और वहाँ से हम कंसेप्ट निकाले कि 1 मोल वाटर यदि बर्फ़ में बदल रहा है तो उतना हीट रिलीज हुआ, तो 1 मोल मतलब कि 18 ग्राम वाटर, मोलर मास उसका निकाल के, तो 1 ग्राम बदलेगा तो कितना, तो 1000 ग्राम बदलेगा तो कितना, यहाँ जो दिया बढ़ेगा उस हिसाब से काम चलने वाला है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, सोचना पड़ा हमें इसके बारे में। नेक्स्ट देखो जरा इस क्वेश्चन को, ये तो सिंपल सही लग रहा है हमें। डायरेक्ट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसको आप नोट कर लोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यदि इस रिएक्शन को करें तो ये तो सिंपल सा है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालोगे, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl माइनस हाफ इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस हाफ इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2। ठीक है, अभी HCl के लिए डाटा कितना दिया हुआ है भाई, -92.31 -1/2। H2 का कितना दिया हुआ है 218 प्लस 1/2। Cl2 के लिए कितना दिया हुआ है 121.68। सॉल्व कर दो तो -92.31 माइनस ये हो जाएगा 109 और यहाँ से प्लस ये हो जाएगा कितना 26 यहाँ 284 इतना आ जाएगा शायद। तो ये हो जाएगा -92.31, ई माइनस में ही हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 109 49.84। तो ये अब ऐड हो जाएगा ना
4 और 1 5, 8 3 11 का 1 1, 9 और 2 11, एक 12 का 2 1, 9 4 13 और 1 14 है कहीं क्या है 140 नहीं आया, हाँ कहीं मिस्टेक की हम लोग। HCl का -90 ठीक है, हाफ इंटू 18 उतना, ये 109 आ गया, उस 60.84 आ गया। ये दोनों को पहले हमने जोड़ दिया, सॉरी, ये तो यहाँ भी जुड़ेगा ना, तो जुड़ेगा तो 0.84099611 169। अब यहाँ से हो जाएगा, 4 और 1 5, 8 3 11 का 1 1, 9 2 11 और एक 12 का 2 1, 6 और 9 15, एक 16 का 6 1 1 और 1 2, -262.15 दिस वन बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो खैर इस क्वेश्चन को तो हम लोग मतलब ऐसे क्वेश्चंस को किए हुए थे एक बार, और अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन से ये एक प्रकार से क्वेश्चन बैंक समझ लो। तो सिमिलर क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा। 79 नंबर तक हो गया। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है which of the following reactions corresponds to the definition of enthalpy of formation? A. C गैस प्लस O2 गैस से CO2 गैस। P. C सॉलिड से O2 लिक्विड CO2 गैस। C में C सॉलिड से O2 गैस से CO2 गैस, और D में है C लिक्विड से O2 सॉलिड मिलकर के CO2 गैस। देखना कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है यह, ठीक है। 87 नंबर, एक क्वेश्चन और भी लिख लेते हैं हम लोग, सॉरी 87 कह रहे हैं, 81। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि हेस लॉ इज यूज्ड in the determination of number 1 heat of reaction, number 2 heat of transition, number 3 heat of formation, और लास्ट में ऑल ऑफ दीज। चलो इन दोनों क्वेश्चन को पहले देख लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दोगे, सबसे पहले यह जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन, कौन सा रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में हमें बतलाएगा। तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो हम पढ़े हैं उसका डेफिनेशन थोड़ा याद करो, दिमाग में लाओ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हम क्या पढ़े थे कि जब कोई एक मोल सब्सटेंस अपने एलिमेंट से उसके प्योर स्टेट से मिल करके बने तो वही कहलाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कि द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड
when 1 mole of a compound is formed from its elements in the purest state is called enthalpy of formation। अब यहाँ बन रहा है CO2, चारों में CO2 ही बन रहा है। अब तुम्हें इसके लिए जानना होगा कि CO2 में भाई कार्बन और O2 का बात है। अब कार्बन और O2 का बात यदि है तो फिर कार्बन ओरिजिनली किस फॉर्म में होता है? कार्बन के जितने भी हैं, चाहे वह डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन है, कोल है, सब में तो वह सॉलिड के फॉर्म में है। तो कार्बन अपने प्योरेस्ट फॉर्म में ओरिजिनल स्टेट में सॉलिड के रूप में रहेगा। तो कार्बन जिसमें सॉलिड है, खाली वो इक्वेशन को बताओ और बाकी को तो फटाक से कैंसिल करो। कार्बन गैसियस नहीं हो सकता है, प्योरेस्ट स्टेट में नहीं हो सकता है, तो ये दोनों इक्वेशन तो नहीं होगा। अब बच्चा ये दोनों कार्बन सॉलिड। अब ऑक्सीजन के बारे में सोचो। ऑक्सीजन ओरिजिनल स्टेट में प्योरेस्ट फॉर्म में क्या है? गैस है। ऑक्सीजन गैस ही ना बोलते हम लोग। अब देख लो ऑक्सीजन गैस कहाँ है इन दोनों में? यहाँ है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। देखने में नई कंसेप्ट रखोगे तो सब में देखिए जैसा लगेगा CO2 ही बन रहा है, सब में बन रहा है भाई। लेकिन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें ये कहता है ना कि जब कोई कंपाउंड अपने प्योरेस्ट मतलब एलिमेंट के प्योरेस्ट फॉर्म से बने तो उसके लिए कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। हेस लॉ के बारे में हम पढ़े थे कि हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन के मदद से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन, ऑल ऑफ दिस सब निकल सकता है, सब निकल सकता है। हीट ऑफ रिएक्शन तो निकलेगा ही, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी निकाल रहे थे। बॉर्न-हैबर साइकिल वाला बात याद करो। बॉर्न-हैबर साइकिल के मदद से जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन, अब हीट ऑफ फॉर्मेशन निकलेगा तो हीट ऑफ रिएक्शन भी निकल जाएगा। हीट ऑफ ट्रांजिशन क्या है? हीट ऑफ ट्रांजिशन मतलब ऐसा, हीट ऑफ ट्रांजिशन मतलब ऐसा था कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, 50 जूल एनर्जी लगा। यही लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, 35 जूल एनर्जी लगा। तो जब इस सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा तो कितना एनर्जी लगेगा? तो जोड़ करके 50 जूल प्लस 35 जूल 85 जूल। पढ़े है ना, इस चीज़ को तो पढ़े ही हम। तो तीनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है हेस लॉ का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो गया। देखो डायरेक्ट ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हेस लॉ यदि जानकारी होता तो तुरंत बन जाता है ये वाला बात। लेकिन हेस लॉ में स्टेटमेंट के लिए हम लोग एक ही पढ़े थे कि कोई भी फिजिकल, हाँ उसमें एक चीज़ भी तो देखे थे कि फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में, उसका ओवरऑल इंथैल्पी चेंज सेम रहता है। और उसी का एप्लीकेशन था बॉर्न-हैबर साइकिल। तो जो जो काम बॉर्न-हैबर साइकिल कर रहा है मतलब वो सब काम जो है कर सकता है हेस लॉ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82 नंबर। बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड इज 80 किलो कैलोरी। Then heat of formation of H2O is, A नंबर में है 160 किलो कैलोरी इज एब्जॉर्ब्ड। बी में है 160 किलो कैलोरी इज रिलीज्ड। सी में है 80 किलो कैलोरी इज एब्जॉर्ब्ड। और डी में है 80 किलो कैलोरी इज रिलीज्ड। बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बॉन्ड एनर्जी और एवरेज बॉन्ड एनर्जी, इसके बारे में हम पढ़े थे, पीछे याद करो। बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन तो है नहीं। देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, इसको तुम दो तरीके से ले सकते हो। पहला तरीका ले सकते हो कि OH बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रहा है, तो यदि वैसा लोगे तो इस एनर्जी को तुम्हें प्लस में लेना होगा 80 किलो कैलोरी। हालांकि ऐसा सिचुएशन आता है तो इसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। इसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं।
दूसरा इसको ऐसे समझ सकते हो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल करके जब ये OH बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगा, तो रिलीज होगा वही चीज़ 80 किलो कैलोरी, तो यहाँ माइनस में लेना होगा। इसे हम एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, इसको डिसोसिएशन कह सकते हैं। वैल्यू सेम रहेगा, साइन में अंतर होगा। अब पूछ रहा है कि H2O का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा। अरे भाई, तो H2O का हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या देख रहे हो, यहाँ दो OH बॉन्ड है, तो एक OH बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज हो रहा है तुम्हारा 80, माइनस लिखे मतलब रिलीज हो रहा है, तो एक और बनेगा तो वही चीज़ होगा, क्या कि सेम एलिमेंट का बॉन्ड है, तो टोटल हो गया 160 किलो कैलोरी, और माइनस में मतलब इतना ही रिलीज होएगा, 160 किलो कैलोरी इज रिलीज्ड। साफ साफ लिखा हुआ है हीट ऑफ फॉर्मेशन, और हीट ऑफ फॉर्मेशन तो हम पढ़े हुए हैं ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है नेगेटिव में ही होता है, एनर्जी रिलीज होता है उस केस में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 तक जो है हमने आज के इस लेक्चर में किया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।